स्वागत है इस समय यात्रा में, जहां हम देखेंगे कैसे भारत स्वतंत्रता के बाद एक नया रूप ले रहा है। एक यात्रा भरी हुई रंगों, साहस और देश की एकता से। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, जिस दिन हम अलग अलग सांस्कृतिकों, परंपराओं को एक साथ लेकर एक मजबूत देश बनते हैं। हमारी विविधता हमारी ताकत है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कैसे अलग अलग राज्य और राजवड़े एक साथ आकर एक मजबूत देश बने? ये सब शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्यिक शासन से, जो हमें अलग करने का प्रयास करता रहा। ब्रिटिश सरकार ने कुछ अजीब कानून बनाए, जैसे नमक कर, जो हमें दिखाता था कि स्वतंत्रता कैसे महत्वपूर्ण है। जब भारत ने ब्रिटिश नियमन को छोड़ा, तो हमें अपने देश को एक साथ लाने का काम करना पड़ा। हैदराबाद जैसे राज्यों को एक साथ लाना बड़ी चुनौती थी। हम आगे देखेंगे कि हैदराबाद का निजाम कौन था और यह सब कैसे हुआ। जब भारत ने उपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को खोलकर छुटकारा पाया, उसे हैदराबाद जैसे राजवाड़ी राज्यों को एकीकृत करने का विशाल कार्य सामना करना पड़ा, जिनकी अपनी मुद्रा और डाक प्रणाली थी। आकर्षक है, क्या नहीं? जैसे ही हम स्वतंत्रता के बाद के युग में कदम रखते हैं, हम हैदराबाद के निजाम कौन थे, ऑपरेशन पोलो क्या था और क्या था जो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलीन होना सूचित करता था, इसकी खोज करेंगे। हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं। अनगिनत नायकों से लेकर दिलचस्प किस्सों तक हम देखेंगे कैसे हर संघर्ष, हर समझौता और हर संधि ने आज जो एकजुट भारत देखने को मिलता है, उसका निर्माण किया। चलिए साथ चलते हैं। जब हम अतीत को याद करते हैं, एकता की अविवेकी भावना को मान्यता देते हैं और एक ऐसे भविष्य का विचार करते हैं जहां अतीत की सूत्रें निरंतर हमारी सामंजस्यपूर्ण धारा को बुनते रहेंगे। ब्रिटिश ने विभाजन और विजय की चालाक नीति का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विवाद की आग भड़काई, उन्हें प्रतिद्वंद्वी बनाया बजाय सहयोगी। उन्होंने राजाओं की जेबें भरी और राज्यों के सिरों पर नियंत्रण प्राप्त किया। फिर सभी राजाओं के निर्णय ब्रिटिशर्स की इच्छाओं में बदल गए। एक दुष्ट नाटक था, एक पक्ष को क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान सैन्य समर्थन प्रदान करना, जिससे वे विजयी बने। यह न केवल गहन विभाजन बोया, बल्कि ब्रिटिश प्रभाव को भी मजबूती दी। ब्रिटिश ने कुछ राजाओं के भंडार भरे, उन्हें अहंकारी शासकों में बदल दिया, जो अपनी अलग अलग राज्यों के सपने देखने लगे। उनमें से एक था हैदराबाद का निजाम, जिसे हम वीडियो में बाद में देखेंगे। ब्रिटिश समर्थन से संवेदनशील भारतीय स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को भारत में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा थी। इन विभाजनकारी रणनीतियों के साथ दमनकारी नियम भी थे, जैसे कि ड्रैकोनियन नमक कर। नमक, एक आवश्यक वस्तु, भारी कर लगाया गया था। क्या आप जानते हैं, कभी कभी नमक पर टैक्स 30% तक पहुंच जाता था। इसे अब की सरकार से तुलना करें, जब भारत सरकार नमक जैसे उत्पादों पर 0% टैक्स लगाती है। ये कर न केवल एक वित्तीय कदम था, बल्कि एक प्रतीकात्मक भी, जो ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की भारतीय जनता की मौलिक आवश्यकताओं पर जकड़ को दर्शाता था। नमक कर ब्रिटिश शोषण का प्रतीक, विरोध की ज्वाला को प्रेरित करता था। ये गांधी जी के नमक सत्याग्रह को जन्म देता था, एक नागरिक अवज्ञा की महत्वपूर्ण गतिविधि। एक सरल लेकिन प्रबल कदम, यह व्यापक जनता को दमनकारी उपनिवेशी शासन के खिलाफ एकजुट करता था। इस विवाद की माहौल में एकजुट भारत की आकांक्षाएं मजबूत होती गईं। स्वतंत्रता की पुकार पूरी धरती पर गूंजती रही, अनगिनत व्यक्तियों की साहसिकता और संकल्पना से गूंजती रही। जोरूर बोलने वाली आवाजों में सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, जो एकजुट सैन्य प्रतिरोध में विश्वास करते थे। उनका भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन ब्रिटिश उपनिवेशी शासकों के खिलाफ सैन्य विरोध में एक नई ऊर्जा डालता था। उनका प्रसिद्ध नारा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अनगिनत लोगों को इस मुद्दे के लिए जुटाता और एक तेज राष्ट्रभक्ति की भावना डालता। और जब बात भारत की होती है, तो शब्द अनगिनत वास्तव में अनगिनत का अर्थ होता है। भारत में एक छोटी शादी भी कभी कभी यूरोप के कुछ नगरों की कुल जनसंख्या के बराबर सम्मेलनों को आकर्षित करती है। आइए हम भारत के दक्षिणी हिस्से में चलें, जहां हैदराबाद की राजवाड़ी राज्य बसा हुआ था। भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण, ये स्थलबंध प्रदेश भारतीय प्रदेशों से घिरा हुआ था। इसकी सामरिक स्थिति ने इसे एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया, भारतीय भौगोलिक अखंडता की पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा। अब हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली पाशा से मिलिए, एक राजा जो अपनी स्वतंत्रता चाहता था। उनकी इच्छा थी कि हैदराबाद को एक सार्वभौम राज्य बनाए या शायद पाकिस्तान के साथ संबोधित करें। परंतु यहाँ एक समस्या थी, पाकिस्तान और हैदराबाद के बीच भौगोलिक विभाजन ने इस संबोधन को अव्यावसायिक बना दिया।
निजाम की बहसें लॉजिस्टिकल संवेदना को नकारते हुए एक कठिन राजनीतिक स्थिति शुरू की। निजाम ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए, राजाकारों नामक एक निजी सेना बनाई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के पास भी जाकर विदेशी देशों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु भाग्य की हवाएं एकजुट भारत के पक्ष में बहीं। इस तनाव में एक सामरिक प्रतिभा सरदार वल्लभभाई पटेल ने एकजुट भारत का सपना देखा। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने कहा, हम हैदराबाद के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण से कम में सहमत नहीं होंगे। उनकी कूटनीतिक क्षमता निजाम की अवज्ञा के खिलाफ थी। जब कूटनीतिक वार्ता एक दीवार पर जा पहुंची तो भारत ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की, एक निष्कलंक सैन्य कार्य। मेजर जनरल JN चौधरी की नेतृत्व में भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में हैदराबाद में प्रवेश किया। 5 दिनों तक चलने वाले एक तेज कार्य में भारतीय सेना ने निजाम की सेनाओं को परास्त किया और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। ये केवल एक प्रादेशिक विजय नहीं था। पटेल की सामरिक सूझबूझ ने हैदराबाद स्थिति को संभालने में एक अद्वितीय उदाहरण स्थापित किया। उनका कूटनीतिक वार्ता और निश्चयात्मक सैन्य कार्य का मिलन भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति भारतीय संकल्प का प्रतिष्ठान था। हैदराबाद इतना राजवाड़ी था कि इसका अपना समय क्षेत्र था, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 53 मिनट आगे था, जबकि भारत के बाकी हिस्से 5 घंटे और 30 मिनट आगे थे। हैदराबाद का एकीकरण ने भारतीय सांस्कृतिक और भौगोलिक तस्वीर को समृद्ध किया। भारत के एकजुट राष्ट्र बनने की यात्रा में एक निर्णायक अध्याय को चिन्हित किया। स्वतंत्रता के बाद का ये युग केवल हैदराबाद के एकीकरण को ही नहीं देखता था, बल्कि इसने 565 राजवाड़ी राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का हरक्यूलियन कार्य भी देखा। यह एक मजबूत, संगठित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक था, जो छोटी, सार्वभौम इकाइयों की एक मोजेंटिक सी बनाता था, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान के साथ। इस महान प्रयास का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल और VP मेनन ने किया। मेनन की कूटनीतिक क्षमता जूनागढ़, त्रावणकोर और हैदराबाद जैसे प्रमुख राज्यों के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण थी। विशेषकर हैदराबाद में उनकी सामरिक वार्ता निजाम की अवज्ञा के बीच महत्वपूर्ण थी। हैदराबाद की कहानी भारत की एकता की दिशा में यात्रा का एक उत्तेजक अध्याय है, जो राष्ट्र के एक सशक्त साझे मोर्चे को बनाने की संकल्पना को प्रदर्शित करता है। यह एक संघर्ष था जो ब्रिटिश ने बोए विभाजनकारी बीजों के खिलाफ था। उपनिवेशीकरण के शासनकाल में कई सम्राटों ने, जो ब्रिटिश द्वारा प्रभावित थे, अहंकारी महत्वाकांक्षाएं अपनाई, जो हैदराबाद के सागा में स्पष्ट रूप से देखी गई। फिर भी भारत की अजेय आत्मा ने विजय प्राप्त की। 1956 में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के साथ एक प्रमुख मील का पत्थर प्राप्त हुआ। ये कदम प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करने और भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करने वाला था। यह एक कदम था भारतीय साझे पहचान को समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के बीच पालने की दिशा में। हर संधि, हर समझौते के पीछे वहाँ अगुणित नायक थे, जिनकी कहानियां एक एकजुट भारत की सार्थकता को दर्पणित करती हैं। हैदराबाद की कहानी की तरह एकीकरण का प्रत्येक अध्याय एकता, लड़ाई और एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के साझे सपने के पाठों को धरता है। ये यात्रा हमें याद दिलाती है ब्रिटिश द्वारा प्रयुक्त विभाजनकारी तंत्रों की, जो भारत को अलग अलग राष्ट्रों में काटते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रदर्शित एकता के विपरीत थे। जब वे चले गए तो ब्रिटिश ने भारत को अलग अलग राष्ट्रों, भारत, पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में विभाजित कर दिया। यह उनकी विभाजन और विजय की आखिरी क्रिया थी। यह विभाजन धार्मिक रेखाओं में डूबा हुआ, वो एकता को टूटा जिसे भारत ने सदियों से पाला था, और उनकी दीर्घकालिक रणनीति को प्रदर्शित किया, जो विवाद को बढ़ावा देती थी। हालांकि राजकीय राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत करने की आगामी यात्रा ने भारत की अजेय आत्मा को प्रदर्शित किया, उपनिवेशवादी शासन द्वारा बोए गए विभाजनकारी बीजों के ऊपर उठते हुए और एक साझा प्रगति की आकांक्षा में एक विविध राष्ट्र को एक साथ बुनते हुए। सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, वे आधुनिक भारत की एकता के स्थापक थे। उनकी दृष्टि और निश्चयता स्थानीय राजाओं की स्वार्थी इच्छाओं को पार करने में महत्वपूर्ण साबित हुई और एक एकजुट राष्ट्र के लिए रास्ता बनाया। उनकी विरासत को एकता की प्रतिमा के माध्यम से अमर किया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो राष्ट्र के आभार और स्वीकृति का प्रतीक है, उनकी अजेय आत्मा का। वास्तव में यह इतनी ऊंची है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। अब यही आप कहते हैं एक स्मारक श्रद्धांजलि। जब हम भारत की आकर्षक यात्रा को याद करते हैं, एक टुकड़ों में बिखरी हुई भूमि से एक एकजुट राष्ट्र बनते हैं,
हम आज की दहलीज पर पहुंचते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे का जश्न। ये दिन सिर्फ इतिहास पर एक नजर नहीं है, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की आशा का प्रतीक है। एक भविष्य जहां दशकों से बुनी एकता की धागे हमें संस्कृतियों, विश्वासों और परंपराओं की बहुरंगी दुनिया में बंधते रहेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनूठी ताकतों के साथ भारत की भव्य बुनाई में योगदान देता है। जैसे ही हम एक आधुनिक दुनिया में कदम रखते हैं, जहां सीमाएं धुंधली हो रही हैं, चलो एकता की भावना को आगे बढ़ाते हैं, शांति, सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या का घर है, एक जोरूर शक्ति जो राष्ट्र को एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर धकेलती है। यह वही जगह है जहां आपको एक सहस्राब्दी परिवार व्यापार को आधुनिकीकरण की कोशिश करते हुए मिलेगा। चलो एक होने की, फिर भी विविधता की सार्थकता को मनाते हैं। चलो भारत का जश्न मनाते हैं। जैसे ही हम कल की ओर बढ़ते हैं, चलो याद रखते हैं, हमारी एकता ही हमारी ताकत है, और यह सामंजस्य की गति ही है जो भारत को असीम संभावनाओं से भरे भविष्य में ले जाएगी। साथ में एक राष्ट्र के रूप में हम उच्चतर उड़ेंगे, सामान्य के क्षेत्रों को पार करते हुए, वैश्विक टेपेस्ट्री पर हमारी छाप छोड़ते हुए। चलो अतीत की कथाओं से हमें प्रेरित करते हैं, एकता में जीने के लिए, हमारी विविधता को मनाने के लिए, और आशा, प्रगति और असीम सामंजस्य से भरे भविष्य का निर्माण करने के लिए। भारत के इतिहास से और कौन सी एकता और सहनशीलता की कथाएं आपको प्रेरित करती हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा साझा करें।